हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, सब कुछ चकाचक। चलो, उम्मीद करता हूं सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे, बढ़िया होंगे। पढ़ाई लिखाई भी आपकी बढ़िया चल रही होगी। बेटा, सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स ग्राम पे। हम लोग आज से क्लास 11 फाउंडेशन बैच फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वेक्टर वेक्टर अलजेब्रा जिसको आप कहते हैं। चैप्टर का सिग्निफिकेंस तो बताने की जरूरत कतई नहीं है, आप सभी लोगों को अंदाजा ही होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उनमें बिना वेक्टर के कहानी अधूरी रह जाती है, समझ पाना टेढ़ी खीर हो जाती है। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं एकदम क्लियर कर दूं, ये जो बैच होगा हमारा, ये एक ब्रिज बैच होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हम जो बैच का लेवल रखेंगे, बोर्ड, नीट एंड जेई मेन लेवल रखेंगे। ठीक है, ये सारा कंटेंट कवर करने के बाद अगर आपकी डिमांड होगी, अगर आप कहेंगे, तो हम जेई एडवांस लेवल के लिए भी आपको बैच लेकर के आएंगे। और एकदम क्लियर बात बताऊं, जहां तक मैं यहां पे पढ़ा करके लीव करूंगा बेटा, जस्ट उसी के आगे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, एडवांस क्वेश्चंस जो हमें करनी चाहिए एडवांस लेवल पे। बाकी प्योर कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं ना, प्योर कॉन्सेप्ट, एकदम से प्योर कॉन्सेप्ट, जो फिजिक्स की आत्मा जिसको कहते हैं, वो इस पूरे बैच में मैं आपके साथ मिलकर के कवर कर रहा हूँ। एंड एक्चुअली इन आत्मा को समझने के बाद और जानने के बाद अगर कोई भी बच्चा खुद से अपना दिमाग लगाए तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। बट फिर भी आपके सपोर्ट के लिए मैं, अगर आप कहेंगे तो जैसा मैंने कमिटमेंट अभी किया, एडवांस लेवल के लिए भी अलग से कहानी शुरू कर लेंगे। क्योंकि देखो क्या है ना, कि एक ही में सब कुछ करना यार, वो इम्पॉसिबल टाइप की सिचुएशन में बताऊं क्यों। अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, बोर होने लगेंगे। ठीक है, कुछ बच्चों को चाहिए नहीं सर मेरे को टू द पॉइंट केवल इतना ही चाहिए, कुछ लोगों को ज्यादा चाहिए, है ना। तो एडवांस लेवल पे नो डाउट चीजें ज्यादा मांग रही होती हैं, तो उसके लिए सीधा सा फंडा है कि भैया आप बेसिक कर लो। बेसिक का मतलब है बेसिक, जिसे फिजिक्स में बेसिक कहा जाता है ना बेटा। बेसिक का मतलब इतना इस शब्द को क्रिटिसाइज मत कर देना तुम, बेसिक का मतलब सब कुछ समझ लो। ठीक है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें रिलेट होती हैं। चलिए तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट करे बेटा। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स ग्राम पे मोस्ट वेलकम है। और एकदम से आप अपनी पढ़ाई को हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं। जितने भी लेक्चर्स आपको मिलेंगे सिस्टमेटिक ऑर्डर में मिलेंगे। सिस्टमेटिक ऑर्डर में मैं आपके साथ मिलकर के सारे काम को कर रहा हूँ। बस आपका काम है ईमानदारी से उन चीजों को फॉलो करना, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टडी मटेरियल भी मैं आपको दूंगा, दैट मीन्स कि डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर, जो भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी आपको होमवर्क दूंगा, वो सब जो बोलूंगा क्लास में बोलूंगा। और वो सारे रिसोर्सेज भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बस उसको आपको फॉलो करने की जरूरत है। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करे वेक्टर की कहानी को शुरू करते हैं। और उसके बाद मोशन स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, और उसके पहले भी मैथमेटिकल टूल भी करना पड़ेगा। क्योंकि मैथमेटिकल टूल जिसे आप इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, ये सब जो होता है, बिना इनको करे और बिना वेक्टर को करे मोशन स्ट्रेट लाइन को शुरू कर पाना ज्यादती हो जाएगी, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे पहले ही टॉपिक से वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट उसमें आ ही जाता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी कह लीजिए आप, वेक्टर को बिना टाइम वेस्ट करे आइए। तो वेक्टर अलजेब्रा की कहानी क्या कहती है? ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा की कहानी क्या कहती है, देखो सबसे पहली बात तो यह है कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटीज में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। वेक्टर बोलो तो वेक्टर क्वांटिटीज बताते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोलो तो वेक्टर बताते हैं। तो पहले हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं कि टू द पॉइंट कहानी क्या है। क्योंकि देखो अगर यार डेफिनेशंस और मीनिंग एग्जैक्टली क्लियर होती है ना, फिजिक्स यही डिमांड करती है। ठीक है, फिर सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे दोस्त, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, क्या शुरू करते हैं भाई मेरे? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, अब देखिएगा मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर के बारे में, फिर वेक्टर क्वांटिटीज की कहानी आएगी, वो बाद में बताएंगे। ठीक है, पहले हम वेक्टर के बारे में बात करते हैं। तो वेक्टर क्या होता है? ठीक है, वेक्टर आप किसे कहते हैं? तो वेक्टर की जो डेफिनेशन कहती है मेरे दोस्त, वेक्टर की जो डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी प्यारी सी डेफिनेशन है। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको और इंफॉर्मेशन अभी ही दे दूं। बात इतनी सी है कि जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा बताऊंगा, एकदम से जैसे ऑफलाइन क्लास वाली जो फीलिंग होती है ना, मैं वैसा इस बैच को रखना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यही वजह है कि सब कुछ, नो पीपीटी, नो कोई कोई भी जंजाल बवाल नहीं, सीधा जो भी होगा सामने होगा। ठीक है, तो आपको क्लास नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, डरिए घबराइए नहीं कि सर क्या राइटिंग वर्क शुरू में दे दिया क्या। मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा पेन ले लोगे ना तो हमेशा के लिए जो है कि बहुत ही रिलैक्स मूड में रहेंगे। वो एक जो बात है कि बार बार एक ही बात को पढ़ना, वो हमारे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, खत्म कर दीजिए, कहानी खत्म। ये तभी हो सकता है
मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं, जो भी क्लास में बताऊंगा पढ़ाऊंगा, क्लास नोट्स बनाते हुए ही आप मेरे साथ चलिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ साथ मैं खुद भी लिख रहा हूँ, मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ नोट्स को प्रॉपरली बना सकते हो बेटा, और नहीं नोट्स बनाओगे तो सारी चीजें बाद में वॉश आउट हो जाएंगी, ठीक है। और नोट्स अगर बना लोगे तो आप ये पाओगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन नोट से मिल रहे होंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नोट से मैच कर रहे होंगे, चाहे आप नीट का पेपर देख लीजिए, जेईई मेन का पेपर देख लीजिए, बोर्ड वाला एग्जाम देख लीजिए, ठीक है। इसलिए क्लास नोट्स बनाना जरूरी है, एकदम से प्रॉपर फॉर्मेट में। घर पे बैठ जाओ एकदम रिलैक्स मोड में, कहीं कुछ भी नहीं, जैसे ऑफलाइन क्लास वाली जो कॉन्सेप्ट होता है एग्जैक्टली वैसे ही आप सोच के चलिए, कॉपी पेन सामने रखिए, बनाते हुए चलिए, ठीक है। तो क्या लिखा है, शुरू करते हैं। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं बेटा। इसमें कई सारे कीवर्ड्स हैं। सबसे पहली बात लाइन, फिर उसके बाद सेगमेंट, और उसके बाद डायरेक्टेड। लाइन आप जानते हैं, बचपन की क्लासेस में पढ़े हैं कि लाइन जो होती है एकदम से स्ट्रेट कोई डायरेक्शन में होती है, और वो कोई एंड नहीं रखती, ना तो स्टार्टिंग का ना तो आखिरी का, ठीक है। वो पीछे भी इनफाइनाइट और आगे भी इनफाइनाइट तक जाती है। तो आपने कोई लाइन बनाया, जैसे मान लीजिए मेरे बच्चों, लेट्स से कि दिस इज अ लाइन। अब इसका कोई एंड नहीं है, उधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइन। अब इसका एक सेगमेंट बना लो, सेगमेंट मतलब टुकड़ा। तो आप इसमें से एक टुकड़ा बाहर निकाल लो कोई भी, जैसे आपने मान लो ये सेगमेंट इसका बना लिया, इसको बाहर निकालिए, तो ये बन गया बेटा लाइन सेगमेंट। क्लियर वाली बात एकदम रखिएगा, लाइन सेगमेंट की दोनों एंड तो फिक्स हो गए, यानी इसकी लेंथ तो फिक्स हो गई, ठीक है। तो लाइन क्लियर हो गया, सेगमेंट क्लियर हो गया। अब इसमें डायरेक्शन वाली बात क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो लाइन सेगमेंट है, इसमें आप एक डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दो। डायरेक्शन इन्वॉल्व करने का मतलब है इसमें एक एरो लगा दो कि ये किधर की तरफ लाइन बनाई गई है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आप एरो बाहर ऊपर लगा सकते हो, आप एरो नीचे लगा सकते हो, आपकी इच्छा जिधर लगाना हो। तो मान लो हमने इस तरह से एरो लगा दी, तो ये जो कुछ भी आपके सामने पिक्चर दिख रही है, ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये क्या है बच्चों, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और डेफिनेशन कहती है कि यही मेरा भाई वेक्टर है, ठीक है। तो यही वेक्टर है और कुछ नहीं, ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। अब जैसे मान लो हम इंसानों का नाम होता है, वैसे इस वेक्टर का भी कोई नाम पहचान देनी पड़ेगी, ठीक है। तो वेक्टर का नाम रखने का जो अंदाज होता है कि आप कोई भी अल्फाबेट्स जो ए से लेकर जेड तक होते हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, आप उनको इस्तेमाल करते हैं और उनके ऊपर एक एरो पुट करते हैं। एरो ऐसे लगाई जा सकती है, ए वेक्टर बोलोगे इसे, या बी वेक्टर बोलोगे इसको, या सी वेक्टर बोलोगे इसको, ठीक है। तो आप अल्फाबेट्स के इस्तेमाल करते हैं, ऊपर एरो लगा देते हैं, तो ये वेक्टर का नाम रखने का तरीका होता है। या फिर पुरानी किताबें जो होती हैं, जैसे पुरानी एनसीईआरटी या यूरोडो की बुक जो आती है, जो पुराने टाइम पे लिखी गई थी, उस समय कंप्यूटर्स वगैरह उतने ज्यादा, मतलब समझ लो फास्ट नहीं थे, उतना ज्यादा एडवांस नहीं थे, तो उनमें ये चीजें टाइप करना मुश्किल था। तो लोगों ने तरीका निकाला था कि वो जो हमारा लेटर है अल्फाबेट, उसे आप काफी बोल्ड बना देंगे, ठीक है। तो काफी बोल्ड बना दिया, अगर चाहे हम ए को बना दें या फिर हम बी को बना दें मेरे बच्चों। तो अगर मैंने बोल्ड बना दिया तो ये है कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी सी कोई भी, ठीक है। तो वेक्टर को आज अगर हम बात करें तो ये ऊपर वाली जो डायरेक्शन दिखा करके बताया गया, एरो बता के, हम वैसे ही दिखाएंगे। बट पुराने बुक्स में आपको इस तरह से दिख जाएगा, सीबीएसई के पेपर में भी ऐसा ही बन करके आता है, बोल्ड लेटर में बन करके आता है, ठीक है। बट हम ऊपर वाले को ही कॉपी पेन पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि नीचे बैठ करके बोल्ड थोड़े करेंगे क्लासरूम में बैठ करके या पिक्चर एग्जाम हॉल में बैठ करके, है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया, ये जो वेक्टर की जो लेंथ है, ठीक है, वेक्टर की कोई लेंथ भी है ना, कायदे से देखो तो वेक्टर की लेंथ है, इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, मैग्नीट्यूड। वैसे मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जब हम बात फिजिकल क्वांटिटीज की करेंगे और बताएंगे आपको, तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसे समझ लो, एग्जांपल के तौर पे लेंथ जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है फिजिकल क्वांटिटी, जब डेफिनेशन में जाएंगे तो हम बताएंगे। बट इतनी सी बात आई होप कि सभी लोगों ने अभी तक तो सीख ही लिया होगा। तो जो लेंथ है, मान लो कोई भी लेंथ है, लेट्स से कि दैट इज 5 मीटर। तो मेरे बच्चों ये जो 5 है ना, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है, शॉर्ट में एनवी लिख दिया। और ये जो मीटर है आप सभी को भी पता है, इसको यूनिट कहा जाता है। सॉरी, ये मीटर जो लिखा हुआ है इसको यूनिट कहा जाता है। तो ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है, ये यूनिट है। तो ये जो 5 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर जो हो गया यूनिट, बेटा दोनों को मिला करके जो हुआ, इसी को मैग्नीट्यूड कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब है, कोई भी चीज का मैग्नीट्यूड बोले तो वो कितना है, उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर का जो लेंथ होता है वो उसका मैग्नीट्यूड को बतलाता है। जैसे लेंथ बढ़ा दिया तो वेक्टर बढ़ गया, लेंथ घटा दिया तो वेक्टर की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। दूसरी बात,
ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है बेटा इसे टेल कहा जाता है वेक्टर का, और ये जो एरो वाला पार्ट होता है इसे हेड कहा जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। तो वेक्टर के अंदर एक डायरेक्शन होती है, कुल मिलाकर के वेक्टर के अंदर क्या होती है, डायरेक्शन होती है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। चलो, तो वेक्टर क्या क्या कैरी करता है अगर हम इस बात को बताएं, तो वेक्टर मैग्नीट्यूड कैरी करता है, वेक्टर डायरेक्शन कैरी करता है। वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, वेक्टर का नाम लिखने का तरीका क्या है, तो वो ही आपके सामने दिख रहा है। बट कई बार ऐसा होगा, कई बार ऐसा होगा कि एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, ये बात सही है। बट कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा वेक्टर का, या आप खुद मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड है, डायरेक्शन की हमें यूज नहीं करना है। होता है ना डेली लाइफ में कि बहुत सारी चीजें बट हमें एक ही किसी चीज की जरूरत है। तो ये बात या तो आप स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलोगे कि फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बेटा बहुत लंबा स्टेटमेंट हो जाएगा, सांसें सूख जाएगी, जैसे मेरी अभी रुकने लगी है ना। तो इस बात को इतना लंबा बोलने के बजाय अगर कहीं पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ दिख जाए कि जैसे ए वेक्टर लिखा है, दो डंडी खींच दिया ऐसे, इसको मॉड पढ़ा जाता है, एमओडी मॉड, मॉड ऑफ वेक्टर ए पढ़ा जाएगा इसको। या फिर बी वेक्टर है तो बी के ऊपर मॉड लगा दो, तो मॉड ऑफ वेक्टर बी। सी वेक्टर है तो सी के ऊपर मॉड लगा दो, इस तरह से लिख दिया जाए। या फिर सिंपल ए सिंपल बी लिख दिया जाए। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये बेटा ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है ये मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। अगर वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा ना, अगर वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो वो इस तरह से लिख करके दिया जाएगा, या हमें कहीं पे लिखना है मैग्नीट्यूड को तो हमें इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, सिंपल अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे या पूरा वेक्टर बना के मॉड लगा देंगे, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड की चर्चा हो रही है। जैसे सपोज दैट मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लेट्स से कि दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर पी। ठीक है, दिस इज अ वेक्टर, वेक्टर पी। अब मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर या वेक्टर पी इज, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इज, या तो आप इसको पी मॉड से रिप्रेजेंट कर लो, या तो इसको पी मॉड से रिप्रेजेंट कर लो, या फिर आप इसको सिंपल पी से रिप्रेजेंट कर लो। ठीक है भाई, अभी तक तो मेरे को वैल्यू नहीं ना पता इसकी कि ये कितना है, 10 20 50 100 कितना है। जब तक वैल्यू नहीं पता है तब तक आप इसको इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, तो वेक्टर का मसला क्लियर हुआ। वेक्टर का मतलब है बेटा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड वेक्टर। वेक्टर में ये है कहानी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ ना करिए, बताइए कि आपको समझ में आया नहीं आया, क्या है कहानी। कमेंट जरूर पुटअप करिएगा, कमेंट जरूर पुटअप करिएगा। आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई भी करूंगा। जो वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे, कुछ इनपुट्स दे रहे होंगे, उनको कंसीडर भी करेंगे, डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो एकदम से अपना समझ करके, एकदम से अपने साथ समझ करके अपनी पढ़ाई को हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूअस रहेंगे, कंटिन्यूअस रहेंगे, इस बात को एकदम क्लियर रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो वेक्टर के बारे में आपने सीख लिया मेरे दोस्त, वेक्टर के बारे में आपने सीख लिया। अब दूसरी जो बात निकल करके यहाँ पे सामने आती है कि कई बार क्या होता है कि कई सारे वेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में दिए होते हैं। ध्यान से सुनना, एकदम से जैसे क्लास, देखो कोई एडिटिंग नहीं, कोई पीपीटी नहीं, कुछ नहीं, जो होगा सामने होगा। ठीक है, जो होगा सामने होगा। आपको भी हमारी बातों को सुनने का, समझने का, कॉपी पे लिखने का, अपने मन में गुनने का मौका मिलेगा। एंड एक्चुअली दीज थिंग्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी एज यू नो ऑल्सो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, मैं क्या बोल रहा था आपको, कई बार क्या होता है कि कई सारे वेक्टर एक ही जगह पे दिए होते हैं या लग रहे होते हैं। जैसे 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 एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे फोर्स हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फोर्स मतलब वही धक्का या खिंचाव, जो तुम धक्का मारते हो या खींचते हो किसी चीज को, उसी को फोर्स कहते हैं, है ना। तो फोर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इतनी सी बात वैसे आपको आइडिया होगी, 9th क्लास में पढ़ करके आप आते हैं। तो जो फोर्स होता है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि उसमें एक डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है वो भी एक कहानी। ये थोड़े कि जबरदस्ती डायरेक्शन चिपका दी गई, वो बात की बात है। जब हम बात वेक्टर क्वांटिटीज की करेंगे तो उस समय बताएंगे। फिलहाल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है मेरे दोस्त। तो कई बार आपने देखा होगा कि एक ही कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो कोई टेबल है भारी भरकम सी मेरे सामने जो रखी है, एंड वो मैं अकेले खींच रहा हूं, नहीं हिल रही है। तो पता चल रहा है कि उसको दो लोग मिलकर के खींच रहे हैं। अब दो लोग जब मिलकर के खींचेंगे तो अपने अपने डायरेक्शन में खींचेंगे, यानी एक ही पॉइंट पे, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स मैंने लगा दिया। ठीक है, तो जब दो फोर्स आप लगा देते हैं, मतलब दो वेक्टर लगा देते हैं एक ही जगह पे मेरे दोस्त, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा
कि हमें उन दोनों वेक्टर के एंगल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जानते हो वेक्टर में ये पूरा खेल एंगल का है कि कौन सा वेक्टर किधर जा रहा है। ठीक है, तो हमें एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की बात समझ में आनी चाहिए। एंड एक्चुअली हम कह सकते हैं कि आज की क्लास मेरे भाई वो इसी टॉपिक के लिए डेडिकेटेड है। किस टॉपिक के लिए? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा एक छोटी सी बात, एक कॉमन सेंस की बात। जरा उस बात को समझने की कोशिश करिएगा। एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कॉपी में नोट पॉइंट में इस बात को लिखेंगे। क्या? मैंने आपको यह समझाना है अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग इट्स लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट बात। कैसे सर? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई ब्लॉक है, किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। लेट्स से कि ये कैसा सरफेस है मेरे भाई? स्मूथ सरफेस है। आपने इसको एक फोर्स लगा करके धक्का मारा, एक फोर्स लगा के धक्का मारा, मतलब ये जो है पुशिंग फोर्स है, धक्का मार रहा है, पुश करना, धक्का मार रहा है। ठीक है, एंड ये जो फोर्स है लेट्स से कि बेटा 10 न्यूटन का है। ठीक है सर, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक मूव भी कर रहा होगा किसी स्पीड से। ओके, किसी न किसी स्पीड से ये ब्लॉक मूव कर रहा होगा। अब मान लो इस 10 न्यूटन का पुशिंग फोर्स लगाने की बजाय मैं इसको आगे से पकड़ के खींचता, अगर सेम फोर्स से अगर मैं आगे से पकड़ के खींचता, जैसे लेट्स से कि मैं आगे से इस 10 न्यूटन को शिफ्ट कर दूं, यहां पे पकड़ के खींचूं, यानी पुशिंग फोर्स को पुलिंग फोर्स में कन्वर्ट कर दूं, मतलब पीछे से धक्का मारने की बजाय आगे से उसको खींच रहे हैं। ठीक है, तो पुशिंग फोर्स को पुलिंग फोर्स में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं और सेम फोर्स लगाऊं सेम ब्लॉक के ऊपर, तो बताओ स्पीड सेम होगी कि अलग होगी? जल्दी से सोच के बताइए कि इस ब्लॉक की स्पीड सेम होगी या अलग होगी? तो सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर सेम होगी, सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर सेम होगी। बात तो एकदम से सही है, सेम होगी। इससे क्या साबित हुआ कि आप जरूरत पड़ने पे इस पुशिंग फोर्स को पुलिंग फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो और इस पुलिंग फोर्स को पुशिंग फोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे वेक्टर के इफेक्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो वी कैन शिफ्ट अ वेक्टर अलोंग इट्स लाइन टू गेट द सेम इफेक्ट। मैं बात रोटेशनल इफेक्ट की नहीं करूंगा, क्योंकि एक्चुअली में वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल के लिए अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड, मैं इस बात को आपके सामने लिखना चाहूंगा, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड मेरे बच्चों, शिफ्टेड अलोंग इट्स लाइन, अलोंग इट्स लाइन। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड अलोंग इट्स लाइन टू गेट द सेम इफेक्ट, टू गेट द सेम इफेक्ट, टू गेट द सेम इफेक्ट। सेम इफेक्ट लेने के लिए वेक्टर को हम उसके लाइन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, जो बात मैंने आपके साथ छेड़ी थी। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं सर? और इस पे लगाएंगे स्टार मार्क, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो क्या है कहानी? दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर आपको चाहिए तो क्या है कहानी? ज्वाइन हेड टू हेड, ज्वाइन हेड टू हेड, हेड टू हेड, और टेल टू टेल, टेल टू टेल। ठीक है, ज्वाइन हेड टू हेड और टेल टू टेल, एंड ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट एंगल, ऑब्जर्व द स्मॉलेस्ट एंगल, दैट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। क्या है इस बात का मतलब? समझिए, मैंने ये बोला कि जब कभी भी दो वेक्टर एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो तो या तो आप हेड से हेड मिला लो या तो आप टेल से टेल मिला लो। ठीक है, हेड और टेल नहीं चलेगा, टेल और हेड भी नहीं चलेगा। हेड से हेड मिलाओ या फिर टेल से टेल मिलाओ, एंड ऐसा करने के बाद में स्मॉलेस्ट एंगल ऑब्जर्व करना है। सर स्मॉलेस्ट एंगल का क्या मतलब है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कोई पॉइंट है, यहां पे दो लाइनें मैंने खींचा, तो बेटा एक एंगल तो ये बनता है, एक ये पीछू से बनता है, एक एंगल ये पीछू से बनता है ना? तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है? ये अंदर वाला जो छोटा सा बना। तो छोटा वाला एंगल अपने लोगों को कंसीडर करना होता है, एंड उसी को कहा जाता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। बट कब? जब आप हेड से हेड या टेल से टेल मिला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने पहली केस दिया कि हमारे पास ये कोई पॉइंट है और यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक इस तरफ लग रहा है, दूसरा इस तरफ लग रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इनका नाम दे देते हैं, जैसे दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, मैं कहूं कि बताओ भैया इस पिक्चर में इन दोनों के बीच का एंगल कौन सा है?
दो एंगल दिख रहे हैं, एक मुझे अंदर से दिख रहा है, एक मुझे बाहर से दिख रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि इस पॉइंट पे दोनों का हेड से टेल मिल रहा है, टेल से टेल मिल रहा है। छोटा वाला एंगल देखना होता है, मतलब ये वाला एंगल जो है, जो भी रहा होगा, लेट्स से कि दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी सिनेरियो पे विचार करते हैं। मान लो बेटे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर ऐसे आ रहा है। ठीक है, मतलब एक पुलिंग फोर्स है, एक पुशिंग फोर्स है। अब इन दोनों का भी अपना नाम है, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। मैं अब आपसे कहना चाह रहा हूं कि बताओ भैया इस वाले में दोनों के बीच का एंगल कौन सा है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल इस पूरे पिक्चर में कौन सा है। ठीक है, तो अब आप बात को ध्यान से समझिए। इस पॉइंट पे एक का हेड जुड़ रहा है, दूसरे का टेल जुड़ रहा है। देखो इस वाले का हेड जुड़ रहा है, इस वाले का टेल जुड़ रहा है। तो सर हेड और टेल नहीं चलेगा, चेक करिए क्रॉस लगा हुआ है, हेड और टेल नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर को इस तरह से रिस्ट्रक्चर करिए, इस पूरी डायग्राम को इस तरीके से मैनिपुलेट करिए ताकि या तो हेड से हेड जुड़ जाए या तो टेल से टेल जुड़ जाए। और इस पूरे काम को करने में इस पहली वाली लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम वेक्टर को शिफ्ट करेंगे। तो इसमें क्या है दोनों के बीच का एंगल, वो जानने के लिए आपको करना यह पड़ेगा कि या तो देयर आर टू ऑप्शंस, राइट, या तो इस वाले वेक्टर को आगे शिफ्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस बी वेक्टर को सेम बिना लेंथ में बदलाव किए, बिना डायरेक्शन में बदलाव किए, बस उसी लाइन में आगे शिफ्ट कर दिया। तो जब अगर मैं उसी लाइन में आगे शिफ्ट कर दिया तो इसलिए डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं उसको आगे शिफ्ट कर दूंगा मेरे बच्चों, तो अब आप देखिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। अब इस जगह पे दोनों का क्या जुड़ गया, टेल से टेल जुड़ रहा है। देखो ध्यान से, दोनों का क्या जुड़ रहा है, टेल से टेल जुड़ रहा है। तो जब टेल से टेल जुड़ गया तो अपना मसला क्लियर हो गया। ध्यान से देखो, हेड से हेड या टेल से टेल जुड़ना चाहिए। तो टेल से टेल जुड़ गया जब, तो छोटा वाला एंगल देखना होता है, मतलब ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। अच्छा, क्वेश्चन में क्या दिया होगा, क्वेश्चन में ये वाला एंगल तुम्हें दिया होगा अक्सर। जैसे लेट्स से कि ये गिवन एंगल था 120 डिग्री। मान लो ये गिवन एंगल कितना था, 120 डिग्री। और मैंने आपसे पूछा था कि ए और बी के बीच का एंगल बतलाइए, तो आपने इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो हमें समझ में आया कि ये जो एंगल है बेटा, ये है एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर। अब मेरी बात को समझिएगा, ये कंप्लीट एंगल 180 होता है, 180 में से 120 निकल गया, तो ये कितना बच गया, 60 डिग्री। मतलब इस पिक्चर में कौन सी पिक्चर थी, इसकी ओरिजिनल शक्ल कैसी थी, ऐसे वाली की मैं बात कर रहा हूं। ये वाली थी ओरिजिनल शक्ल, जिसमें ये एंगल मैंने दे दिया था 120 डिग्री, यही तो था। तो इस पिक्चर में